गुड मॉर्निंग सबके लिए, कैसे हैं? वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड डे इस बैच में डेमो क्लासेस कर रहे हैं आप सबके लिए। तो एक बार आप सब लोग इसको बहुत प्यार से ज्वाइन कर लीजिए। और बस क्लास जो है अब शुरू होने वाली है। आपको मैंने बताया था। यस, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरी बात हुई थी आपसे, जुड़ जाइए फटाफट एक बार सभी लोग, ताकि हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें। आइए फटाफट से सभी लोग। गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे इसमें क्या, उत्तरकालीन मुगल शासक और उत्तरकालीन मुगल शासकों में। कल तक की जो क्लास हुई थी हमारी, उस क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि किस तरीके से 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की डेथ होती है। अब तुम ऐड हो गई हो तो पुराने वाले सब ऐड हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे? बताओ। सारे ऐड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करने के बाद नोटिफिकेशन आता है, वहां से ज्वाइन कीजिएगा सब लोग। सब ऐड हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहानी क्या थी? औरंगजेब की मृत्यु जो हुई, उसके बाद आज हमें आगे बढ़ना था उत्तरकालीन मुगल शासकों के क्रम को। दोस्तों चलिएगा, समय वेस्ट ना करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। उत्तरकालीन मुगल शासक। उत्तरकालीन मुगल शासकों में सबसे पहले आपको यह पता था कि औरंगजेब की डेथ होती है कब? 3 मार्च 1707। इस डेट को औरंगजेब इस दुनिया से अलविदा हो गया और अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ के गया था। नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में कोई भी माँ बाप किसी को भी अगर किसी पोजीशंस में छोड़ करके जाता है तो उसके पुत्र, उसकी संतानें उसकी विरासत पे जरूर लड़ते हैं। सर, कोर्स में डिस्काउंट नहीं है क्या? अनिल जी, अभी क्लास के बाद आप पर्सनली बात कर लेना, डिस्काउंट के लिए जो भी है आपसे बात कर लेंगे। सुनिएगा, अब सिचुएशंस क्या होती है कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो आने वाले लगभग 50 सालों में मुगल साम्राज्य शासकों के हाथ के बजाय अमीर उमरा वर्ग या ऐसे वर्ग जो उस मुगल साम्राज्य के दरबार में रह रहे हैं और शासन को उन्होंने कठपुतली की तरह नचाना शुरू कर दिया था। भाई गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग सबके लिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम है सबका, सभी को नमस्कार। अब एक एक नाम लेना पॉसिबल नहीं होता, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं क्लास में ना। तो एक ही बार कह रहा हूं कि सबको राधे राधे, सबको नमस्कार, सबके लिए गुड मॉर्निंग। आप सुनिए मैं जो बात कह रहा हूं कि औरंगजेब की मृत्यु इस जगह हो गई। अब औरंगजेब के बाद आने वाले 50 वर्षों में क्या हुआ? आने वाले 50 वर्षों में लगभग 8 शासक नियुक्त हुए। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या होगी। और कल तक की जो क्लास मैंने ली आपको, उस क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब मरा तो मैं खुश हुआ। क्या बात है! तो औरंगजेब और औरंगजेब के अलावा बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कई सारे इतिहासकारों के एंगल से, उनके विभिन्न दृष्टिकोणों से कल हमने पढ़े थे। अब क्या हुआ? औरंगजेब के बाद दो चीजें थी। सबसे पहला था उत्तराधिकार का संघर्ष। हमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद दो चीजें समझनी है। एक तो औरंगजेब की संतानों में उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, और इसके अलावा आने वाले 50 वर्षों में क्या हुआ था कि 8 शासक मुगल साम्राज्य पर सत्ता पे आते हैं, सत्ता पे काबिज होते हैं, और राज सिंहासन एक कठपुतली की तरह इन 8 के बीच में नाचने लगा था। क्या परिस्थितियां थी, उन चीजों को समझ करके आगे बढ़ना है, एक एक चीज क्लियर करनी है पॉइंट टू पॉइंट। अब आपको यह पता था कि औरंगजेब की मृत्यु जब हुई, ठीक है,
तो औरंगजेब के 3 पुत्र थे, ठीक है। सबसे पहली बात कि औरंगजेब का जो सर्वाधिक विरोधी बेटा था वो अकबर था, और उसकी मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, आपको पता है। अब जो शहजादा अकबर था वो पहले मारा गया। अब सिचुएशंस क्या थी, औरंगजेब के टाइम पर साम्राज्य भी विस्तृत हुआ करता था। इतिहासकारों में कई जगह मतभेद मिलते हैं, लेकिन फैक्चुअल एक डाटा पे अगर अपन बात करें तो 21 सूबे औरंगजेब के टाइम पर एक्सेप्ट किए गए हैं। कितने सूबे एक्सेप्ट किए गए हैं औरंगजेब के समय? प्रांत में कितने सूबे एक्सेप्ट किए गए? 21 सूबे थे या 21 प्रांत थे, ठीक है ना, ये ऐड कर दीजिएगा अलग से। अब इन औरंगजेब के समय 21 प्रांत थे, और औरंगजेब की मृत्यु इस डेट पे हो गई। उसके बाद आने वाले 50 वर्षों में 8 शासक नियुक्त हुए, और अब हमें देखना है कि इसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष किस तरीके से छिड़ेगा। कल की क्लास रिकॉर्डेड में डाल देंगे, तुमने मेरे मांस खा लिए मैसेज कर करके सबने। मुझे पढ़ा लेने दिया करो, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। अदरवाइज आप इसका भुगतान ऐसे करोगे कि मैं लाइव क्लास में चैट बंद रखा करूंगा, और चैट बंद रखूंगा तो फिर लाइव क्लास का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, फिर तो रिकॉर्डेड ही आ जाया करेगी। प्लीज टॉपिक पे जो फ्लो चल रहा होता है ना, मैं औरंगजेब की दुनिया में खो रहा हूं, औरंगजेब के पुत्रों की स्थिति सोच रहा हूं, उसके बीच में मेरे को खींच के ले आते हो तुम, फटाक से नीचे पटक देते हो लाके, और फिर बताते हो बोले ये जवाब दो पहले। तो ऐसा मत किया करो, तो प्लीज पेशेंस रखिए। अब देखिए मैं जो बात कर रहा था, तो इसमें सबसे पहले एक बच्चा इसका मुअज्जम नाम से, मुअज्जम जो है वो कहां पर था? काबुल में था। शासन तो कर ही रहे, एज ए गवर्नर थे। एक था आजम, आजम कहां पर था? गुजरात में। और एक था कामबख्श, और कामबख्श कहां था? बीजापुर में। ये इसके 3 संतानें थी। समझिएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे, औरंगजेब की बात कर रहा हूं। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की डेथ हो गई। इसके समय 21 प्रांत थे, उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ा। मुअज्जम जो कि काबुल में गवर्नर था, आजम जो कि गुजरात में गवर्नर था, और कामबख्श जो कि बीजापुर में गवर्नर था। ये तीनों ही औरंगजेब के पुत्र हुआ करते थे। पुत्रों में क्या दिखाई देता है? उत्तराधिकार संघर्ष दिखाई देता है, ठीक है। पुत्रों में क्या दिखाई देता है? उत्तराधिकार संघर्ष दिखाई देता है। और आने वाले 50 वर्षों में 8 शासक जो है यहां पर क्या हुए थे? नियुक्त हुए थे। अब किस तरीके से ये तीनों व्यक्ति आपस में लड़ेंगे, और एक व्यक्ति इनमें से निकल करके आगे आएगा, और वही व्यक्ति बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या करेगा? भारत में औरंगजेब के बाद उस सत्ता को संभालने का काम करेगा। वास्तविक मुगलों की सत्ता का उपभोग करने वाला बहादुर शाह प्रथम जो मुअज्जम था, इसी ने बहादुर शाह प्रथम का खिताब धारण किया था। ये सत्ता में आता है और इस तरीके से ये शासन करता है। कितनी बार रिपीट करूं? सुनो वापस। उत्तरकालीन मुगल शासक आज का टॉपिक था। 3 मार्च 1707 आप जानते हैं औरंगजेब अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। इसके समय साम्राज्य किस प्रांतों में डिवाइड था? इसके पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ा। आने वाले 50 वर्षों में 8 शासक नियुक्त होंगे, ये पढ़ना है। और इसके 3 पुत्र, क्योंकि शहजादा अकबर पूर्व में मारा जा चुका था, और मुअज्जम जो कि काबुल में गवर्नर था, आजम जो कि गुजरात में गवर्नर था, कामबख्श जो कि कहां पर गवर्नर था? बीजापुर में गवर्नर था। नोट डाल के एक चीज मेंशन कर देंगे पहले ही, शहजादा अकबर औरंगजेब का पुत्र था। शहजादा अकबर औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। शहजादा अकबर औरंगजेब का पुत्र था, औरंगजेब का सबसे प्रबल विरोधी, सबसे विरोधी पुत्र था।
कैसा पुत्र था? सबसे विरोधी पुत्र था। यह पूर्व में ही मारा जा चुका था। अब बचे तीन, आजम, कामबख्श और मुअज्जम। सबसे पहले 1707 में ही 1707 में ही क्या होगा? एक जाजऊ का युद्ध होगा। परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। इस जाजऊ के युद्ध में दो व्यक्ति, एक तो आजम और एक मुअज्जम, दोनों के बीच में क्या होगा? घमासान होगा, आपस में युद्ध होगा। जाजऊ नामक स्थान पर 1707 में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में कौन? मुअज्जम विजयी होता है और विजयी होने के बाद दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो जाता है बहादुर शाह प्रथम के नाम से। क्या करता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से। जब मुअज्जम काबिज हो गया दिल्ली की सल्तनत पर, दिल्ली के साम्राज्य पर, मुगल सत्ता पर, उसके बाद में 2 साल बाद 1709 के आसपास मुअज्जम कामबख्श की तरफ बढ़ेगा आगे, और कामबख्श की तरफ अभियान करेगा, और कामबख्श की तरफ अभियान करके इसको भी क्या कर देगा? पराजित कर देगा। तो यही बात हमें लिखनी है। आप फटाफट लिखिए, मैं स्लाइड चेंज करूंगा। आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। 1707 क्या दिखाई देता है? जाजऊ का युद्ध। किसके लिए हुआ? उत्तराधिकार के लिए। किसके लिए हुआ? उत्तराधिकार के लिए। किन के मध्य हुआ? तो जाजऊ का युद्ध किन के मध्य हुआ? याद रखना है, एक तो कौन था? मुअज्जम वर्सेस कौन था दूसरी तरफ? आजम। दोनों ही कौन थे? औरंगजेब के पुत्र थे। मुअज्जम क्या होता है? विजयी होता है। और आजम क्या होता है? पराजित होता है। इस विजय के बाद, यहां से विजयी होने के बाद, मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सिंहासन पर आता है। क्लियर है ये वाली स्लाइड? कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझिएगा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस सारे हो गए। वेरी गुड। तो 1707 जाजऊ का युद्ध है, उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया, मुअज्जम और आजम के मध्य में लड़ा गया। और दोस्तों, मुअज्जम इसमें विजयी हुआ। विजयी होने के बाद मुअज्जम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक की पदवी धारण की और मुगल शासक बन जाता है। बाद में यही मुअज्जम क्या करेगा? 1709 में, बाद में 1709 में 1709 में मुअज्जम ने कामबख्श को भी पराजित किया। और अब मेनली इसके सामने कोई चुनौती नहीं बची थी। चुनौतियां कैसी हो गई? समाप्त। और चुनौतियां समाप्त होने के साथ साथ अब हम बात करेंगे किसकी? इसके शासनकाल की। इसका शासनकाल किस तरीके से आगे बढ़ा और शासन इसका इस तरीके से प्रारंभ हो जाता है। शासन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो 1707 में राजा बन के आया बहादुर शाह प्रथम के नाम से, 5 साल सत्ता में रहेगा, कुछ अच्छे काम करके जाएगा। बहादुर शाह प्रथम के तौर पर पहला राजा पढ़ते हैं उत्तरकालीन मुगलों का। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, फटाफट फटाफट नोट करो तुरंत प्रभाव से।
औरंगजेब के बेटों में सबसे बड़ा पुत्र था ये, जो जीवित बचे हुए थे। लिख लो फटाफट जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। थंब कर दिया करो, अगर हो जाए डन तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बाद में बोलते हो कि सर बैक करिए। ओके, चलिए देखो, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसी व्यक्ति के बारे में। कौन है ये व्यक्ति? बहादुर शाह प्रथम, पहला शासक मुअज्जम। यही कौन है? बहादुर शाह प्रथम। शासन करेगा 1707 से और 1712 तक। 1707 से और 1712 तक शासन करेगा। अप्रोक्स लगभग 1643 के आसपास इस बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, औरंगजेब की एक जो थी पत्नी थी, उससे। औरंगजेब का ज्येष्ठ पुत्र कहलाएगा ये। इसकी मां जो थी वो नवाब बाई के नाम से जानी जाती थी। क्या नाम से जानी जाती थी? नवाब बाई के नाम से जानी जाती थी। मुअज्जम के बारे में बात करेंगे। जन्म लगभग 1643 में हुआ, नवाब बाई के गर्भ से। ठीक है ना, इसका बेटा था ये, और बाप का नाम तो औरंगजेब है ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रथम शासक का दर्जा प्राप्त है इसको, जिसने वास्तविक तौर पर मुगल सत्ता को भोगा। मुगल सत्ता का उपभोग किया। अब इस व्यक्ति को क्या था? ये व्यक्ति अच्छा था, इसकी नीतियां बहुत अच्छी थी, क्योंकि उतनी प्रॉब्लम्स आई नहीं थी तब तक ये शासक बन गया। और जिस परिणति में मुगल साम्राज्य बहुत आगे जाके दिखाई देगा, अभी उस सिचुएशंस में नहीं था। तो इसको शाह आलम कहते थे, और शाह बेखबर भी कहते थे। शाह आलम कहते थे और शाह बेखबर भी कहते थे। शाह बेखबर भी कहते थे। साथ ही इसने सैयद की उपाधि भी धारण की थी। क्या किया? साथ ही इस व्यक्ति ने सैयद की उपाधि भी धारण की थी। तो ये था मुअज्जम। शाह आलम शाह बेखबर क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था, अपने राजपाट में इतना डूबा हुआ रहता था कि इसको पता ही नहीं चलता था। ठीक है ना? और ये एकमात्र ऐसा शासक है जिसने सैयद की उपाधि धारण की थी। किन में? मुगल सम्राटों में, मुगल शासकों में। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कुछ और पॉइंट्स थे इसके लिए। ये मुगल शासकों में सबसे वृद्ध था, 63 वर्ष की उम्र में ये शासक बना, राजा बना, शासक बना। तो सबसे वृद्ध सुल्तान भी यही माना गया। क्या माना गया? सबसे वृद्ध सुल्तान भी यही माना गया था। अब चूंकि ये क्या था कि मतलब अपनी उम्र के हिसाब से, जैसे आपने गयासुद्दीन तुगलक वाली सारी चीजें बताएंगे बेटा, किसने क्या कहा है। अभी पेशेंस रखो थोड़ा सा। 63 वर्ष की उम्र में राजा बनता है, और सबसे वृद्ध राजा ये बैठा था। इसके टाइम पर क्या हुआ था? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके टाइम पर क्या हुआ? पंजाब में आपको याद होगा, इस टाइम तक गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह
के बाद पंजाब में जो शासक बना वो बना था क्या, बंदा बहादुर, ठीक है ना। पंजाब में कौन आया, बंदा बहादुर आया। बंदा बहादुर। और इस बंदा बहादुर ने क्या किया, आकर के सबसे पहले पंजाब में विद्रोह किया। अब इस पंजाब के विद्रोह का दमन स्वयं बहादुर शाह ने किया। इसका दमन स्वयं किसके द्वारा किया गया, बहादुर शाह के द्वारा किया गया था। इसने इसके अलावा क्या किया कि जजिया कर की समाप्ति की। मतलब कि अच्छा व्यक्ति था, आते ही जजिया कर की समाप्ति कर दी। और फिर पंजाब में इसने बंदा बहादुर के इस विद्रोह का क्या किया, दमन किया था। इसके अलावा इसने मुगल दरबार में होली खेलना, मुगल दरबार में होली खेलने की प्रथा को पुनः प्रारंभ करवाया। इसके अलावा इसके अच्छे कार्यों में जब हम गिनेंगे तो इसने सती प्रथा का समर्थन किया। और एक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अनुदान होते थे मदद मास के तौर पर, मदद मास जैसे मुस्लिम अनुदानों को, मुस्लिम अनुदानों को वंशानुगत किया। राजकार्य में बहुत ज्यादा बिजी रहता था, इस वजह से ही इसको शाह आलम और शाह बेखबर की उपाधि दी गई थी। अब लिखिए इसको पूरे तरीके से, फिर आगे बात करते हैं क्या हुआ। ये सब स्टार्टिंग के कंसेप्ट थे। इसके बाद क्या हुआ उसको समझिए। इसके टाइम पर जोधपुर जो कि राजपूताना क्षेत्र में आता था, उस जोधपुर वाले क्षेत्र में, जोधपुर में एक महाराणा थे जिनका नाम था अजीत सिंह। उन्होंने क्या किया, क्योंकि जोधपुर जो रियासत थी वो इनके टाइम से पहले मुगलों के अधीन ही रहा करती थी, एक तरीके से सामंत शासक हुआ करते थे। तो जोधपुर की जो रियासत थी, जोधपुर की रियासत ने राणा अजीत सिंह के नेतृत्व में बहादुर शाह के टाइम पर मुगल साम्राज्य से खुद के स्वतंत्र अस्तित्व की डिमांड की और खुद को जो है विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास किया था। ऐसी सिचुएशन में बहादुर शाह आमेर पहुंचा था। आमेर आज का जयपुर है, उस टाइम के आमेर से ही आपकी क्लास चल रही है। मैं जयपुर से क्लास ले रहा हूं, तो वो आमेर पहुंचा। और आमेर पहुंच करके वहां पर क्या हुआ, इनका जो उत्तराधिकार का कॉन्सेप्ट था उसमें इसने हस्तक्षेप किया और एक विजय सिंह नाम के व्यक्ति को इसने क्या किया, राजा बना दिया आमेर का। कहां का राजा बना दिया, आमेर का राजा बना दिया। अब क्या किया,
आमेर का राजा बना करके जयपुर से फिर जोधपुर की तरफ रवाना हुआ। जोधपुर में जाकर के, क्योंकि जब ये जोधपुर के राणा अमर सिंह ने क्या किया, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया इसी के टाइम पर, तो इसको जोधपुर तो जाना ही था। जब इसको जोधपुर जाना था तो रास्ते में जयपुर तो पड़ेगा। जयपुर में उत्तराधिकार का प्रश्न चल रहा था, तो इसने उसमें भी हस्तक्षेप किया और विजय सिंह नाम के एक व्यक्ति को जयपुर में आमेर का राजा घोषित करके ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके बहादुर शाह ने क्या किया, जोधपुर भी पहुंचा और जोधपुर पहुंच करके इसने उस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, अजीत सिंह को परास्त किया। बाद में अजीत सिंह ने जो है क्षमा याचना की, इसने उसे माफ किया। माफ करने के बाद उसको मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया कि भाई तुम अब अपने क्षेत्र के राजा हो, ठीक है। और इसको अपने अधीन राजा स्वीकार किया और इसको क्या किया, इसने 3,500 का मनसब भी प्रदान किया था। क्या किया था? 3,500 का मनसब प्रदान किया था। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि क्या हुआ। तो क्या कहानी बढ़ रही थी आगे, इसको समझिए। बहादुर शाह प्रथम के समय जोधपुर के राणा अजीत सिंह क्या करते हैं, मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह को दबाने, इस विद्रोह को दबाने स्वयं बहादुर शाह गया। अब जब स्वयं बहादुर शाह प्रथम इस विद्रोह को दबाने जा रहे हैं, तब इन्होंने मार्ग में आमेर आमेर में एक विवाद था। आमेर आमेर के उत्तराधिकार के विवाद में विजय सिंह को शासक बनाया। इसके बाद जोधपुर पहुंचकर इसके बाद जोधपुर पहुंचकर क्या किया, जोधपुर पहुंचकर इन्होंने राणा अजीत सिंह को हराया। हराने के बाद क्षमा किया, हराने के बाद क्षमा किया, मारवाड़ का राजा स्वीकार किया और साथ में 3,500 का मनसब प्रदान किया। जो डायग्राम मैं बनाता हूं वो समझ में आ जाते हैं क्या तुम लोगों के? जो मैंने कहानी सुनाई वो इस डायग्राम में सेट हो गई पूरी। अब वो आगे का कॉन्सेप्ट है राव और राणा, उसमें टेंशन मत लो आप। बंदा तो अजीत सिंह ही था ना, या अजीत सिंह के अलावा कोई और था? ये बताओ मुझे। तो बंदा तो अजीत सिंह ही था ना आदित्य, अजीत सिंह के अलावा कोई और था तो फिर बात की जाए।
तो बहादुर शाह प्रथम के समय जोधपुर के राणा अजीत सिंह ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं बहादुर शाह गए। मार्ग में आमेर में उत्तराधिकार का विवाद था, वहां विजय सिंह को शासक बनाया। इसके बाद जोधपुर पहुंच करके राणा अजीत सिंह को हराया, क्षमा किया, मारवाड़ का राजा स्वीकार किया और 3500 का मनसब इन्होंने इनको प्रदान किया। ये बात क्लियर आपको रखनी है याद यहां पर। अब सुनिए, अब ये सारा घटनाक्रम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही जब आज की क्लास शुरू हुई थी कि 1709 में ये बीजापुर की तरफ गया था और बीजापुर की तरफ जाकर के इसने उस कामबख्श नाम के अपने एक भाई को और हराया था। ठीक है, तो जब बहादुर शाह दक्षिण के अभियान में जा रहा है, ठीक है ना, तब कामबख्श के विरुद्ध जा रहा था, दक्षिण के अभियान के पास, मतलब अभियान के लिए जा रहा था। तब क्या हुआ, दो व्यक्तियों ने, जिसमें एक तो यही अजीत सिंह था और एक और था जिसका नाम था दुर्गादास। अजीत सिंह और दुर्गादास ने मिलकर के क्या किया, इस विजय सिंह के राज्य पर हस्तक्षेप कर दिया, जाकर के इसके राज्य को हड़प लिया, अधिकार कर लिया। अब वापस फिर इसको एक बार और लौटना पड़ा, इस विजय सिंह का राज्य पुनः दिलवाया, अजीत सिंह और दुर्गादास को वापस इनके राज्यों में भेजा था। ये कहानी इस व्यक्ति के दौर की है पूरी, जिससे स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चंस बनता है तो फिर हम इधर उधर देखते हैं और पार पड़ती नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आगे बढ़े, देखिए बहादुर शाह प्रथम दक्षिण की ओर कामबख्श के विरुद्ध, इसका भाई था तीसरे नंबर वाला, अभियान में व्यस्त है। जब ये इसके विरुद्ध अभियान कर रहा था तब क्या हुआ, उसी समय अजीत सिंह प्लस दुर्गादास, अजीत सिंह प्लस दुर्गादास, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आमेर विजय सिंह से छीन लिया। आमेर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, आमेर पर क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिया। इसकी मदद से पुनः विजय सिंह को राज्य प्राप्त हुआ और बस इतना ही लिख दो, इसकी मदद से पुनः यहां पर भी इसको क्या हुआ था, ये वाला राज्य प्राप्त हुआ था। लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। इस जगह एक चीज और ऐड ऑन करनी थी हमें, बंदा बहादुर वाले कंसेप्ट पर। एक बुंदेला सरदार था छत्रसाल और एक जाट शासक था चूड़ामन, इन दोनों से इसकी मित्रता थी। इन दोनों मित्रों ने इस बंदा बहादुर के समय
इसकी क्या की थी, सहायता की थी, मदद की थी। इस बात को याद रखना है, मैं इसको कहीं ना कहीं ऐड करूंगा, इस बात को आप अपनी कॉपी में बढ़ा लेना, ठीक है। हाँ, पंजाब विद्रोह का दमन हुआ। इस अभियान में बुंदेला सरदार, छत्रसाल प्लस जाट राजा चूड़ामन, ये दोनों ने क्या किया था, मदद की थी। किसकी मदद की थी, तो बहादुर शाह प्रथम की मदद की थी, क्योंकि ये व्यक्ति इसके मित्र हुआ करते थे। आपको यार कई बार समझाया है कि कॉपी में गैप दे करके लिखा करो, कई बार समझाया ना। तो अब जैसे मैं गैप दे के लिखता हूं, मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज इसमें जोड़नी है तो जोड़ दी, तो ये वाली चीज यहां पे ऐड कर दीजिए, फटाफट ऐड करिए और फिर बताइए कि क्लियर हुआ। इस अभियान में, कौन से अभियान में, पंजाब में बंदा बहादुर के विरुद्ध जो अभियान हो रहा है, उस अभियान में बुंदेला सरदार, छत्रसाल, छत्रसाल ने औरंगजेब को भी डिफीट किया था। बहुत बड़े, इसकी एक वेब सीरीज है छत्रसाल के नाम से, आप देखिए, बहुत अच्छी जो है सीरीज है, मैंने पिछली क्लासेज में उसका जिक्र किया है आपसे। तो ये यहां की कहानी थी, ये पूरी कहानी आपको यहां तक समझ में आ गई। अब आगे की बातें सुनिए, वो क्या है। 1711 में एक डच शिष्टमंडल इसके दरबार में आया। एक डच शिष्टमंडल, मेरी आवाज में सुनने के बाद क्या लिख रहे हो बच्चे, किसके सब्सक्रिप्शन पर है, क्या पूछ रहे हो, समझाओ ना मुझे। इतना ध्यान कहाँ रखते हैं हम लोग। देखी थी, पता नहीं पहले किस सब्सक्रिप्शन पर देखी थी। एक डच शिष्टमंडल इसके दरबार में आया था, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो डच शिष्टमंडल आया था वो किस व्यक्ति के नेतृत्व में आया था, तो जोशुआ कैटेलार नाम का एक व्यक्ति था। किसके नेतृत्व में आया था, जोशुआ कैटेलार। जोशुआ कैटेलार, इस व्यक्ति के नेतृत्व में एक डच शिष्टमंडल आया था। इस नाम को आप लोग याद रखना। लास्ट स्लाइड दिखा दो, लिख लिया करो जल्दी, देखो फटाफट। अब इस डच शिष्टमंडल के, इसका एक स्वागत हुआ था। इस डच शिष्टमंडल का स्वागत हुआ, और स्वागत किसके माध्यम से हुआ था, पुर्तगालियों ने किया था। देखो बड़ा बढ़िया कंसेप्ट है। पुर्तगालियों में भी पुर्तगाली ना लिखकर, पुर्तगालियों ना लिख करके पुर्तगाली लिखते हैं। स्वागत में एक पुर्तगाली महिला थी, ठीक है, एक पुर्तगाली महिला के नेतृत्व में इनका स्वागत हुआ था। जेसुआ कैटेलोर एक डच शिष्टमंडल बहादुर शाह के दरबार में 1711 में आया था। इसका एक पुर्तगाली महिला के द्वारा, जुलियान नाम था उस पुर्तगाली महिला का, और उस महिला के द्वारा इसका स्वागत हुआ था। पुर्तगाली महिला, क्या नाम था इसका, जुलियान। अब इस जुलियान ने उपाधियां धारण की थी। इसकी उपाधि थी बीवी, और एक और उपाधि थी इसकी फिदबा। क्या थी, बीवी और फिदबा, दो उपाधियां इस महिला को मिली हुई थी।
भूलेंगे क्या, बताइए। तो 1711 में एक डच शिष्टमंडल इसके दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। और किसके नेतृत्व में आया था? जोशुआ कैटेलार के नेतृत्व में आया था। इस शिष्टमंडल का जुलियान नाम की एक पुर्तगाली महिला ने क्या किया? स्वागत किया था। इस स्वागत में इस महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। बीवी और फिदवा जो है इसकी उपाधि थी। अब सुनिएगा आगे की कहानी क्या थी। बहादुर शाह प्रथम चल रहा है। बहादुर शाह प्रथम के टाइम पर आपको पता था कि जो 1711 और 1712 तक इसका शासन रहेगा, बहुत लंबा नहीं है। मराठाओं के प्रति, क्योंकि मराठाओं को इससे जोड़ करके और हमें पढ़ना है, औरंगजेब के समय क्या हुआ था। मराठाओं की पोजीशन आपको पता थी। औरंगजेब मरते मरते भी मराठाओं से भिड़ करके ही मरा। दक्षिण में ही तो था, मराठाओं के लिए ही तो था। अहमदनगर में तो मृत्यु हुई थी उसकी, औरंगजेब की। तो अब उसके बाद बहादुर शाह आ गया शासन में। तो मराठाओं के प्रति इसने क्या नीति अपनाई? तो सबसे पहले आते ही आपको पता होगा, जो शिवाजी का पौत्र था साहू, उसको इसने आते ही मुगलों की कैद से फ्री किया था। लगभग लगभग जो है वो बहुत पुराने टाइम से, लगभग 1688-89 के आसपास से कैद था। इस टाइम आकर के इसने क्या कर दिया उसको, मुगल बड़ी रणनीति से खेले यहां पर, कि अगर हम मराठाओं के इस उत्तराधिकारी को छोड़ देते हैं तो वहां जाकर के आपस में भिड़ेंगे। उनमें पारिवारिक क्लेश पैदा करने के लिए इन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया था। तो ये घटना भी इसी व्यक्ति के टाइम की रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको एड ऑन करनी है इसमें। आगे बढ़े, चलिए। मराठाओं के प्रति इसने एक अस्थिर नीति का अनुसरण किया था। अस्थिर नीति का अनुसरण किया और उस नीति के तहत इसने जुल्फिकार खां के कहने पर साहू को कैद से रिहा किया। अब क्यों कैद से रिहा किया था? साहू वाले कंसेप्ट पे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा कि मराठाओं में इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रखा है कि साहू वहां से किस तरीके से निकल करके आया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोलो यस या नो फटाफट। इस पे टाइम वेस्ट करने का जरूरत है क्या? ताराबाई से लड़ने के लिए छोड़ दिया, रिहा किया। यहां एक चीज और लिख दो, ताकि ताराबाई वर्सेस साहू में संघर्ष छिड़ सके। इस संघर्ष के लिए इसने इसको क्या किया, रिहा किया था। मराठाओं की क्लास, हाँ। तो ताराबाई और साहू को संघर्ष के लिए इसने क्या कर दिया था, यहां से रिहा कर दिया था। ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि मराठाओं पर अधिपत्य ताराबाई का आएगा या मराठाओं पर अधिपत्य साहू का आएगा, इस बात को देखना चाहता है ये। मराठा वाला लाइन फिर से रिपीट कीजिए। अच्छा, मराठाओं के प्रति इसने क्या किया था, अस्थिर नीति का अनुसरण किया था। कोई एक जैसी नीति नहीं अपनाई थी कि एक जैसा कंसेप्ट रख लिया, अपनी नीतियों में चेंजेस लाता रहा था। तो कहानी क्या हुई कि इस व्यक्ति ने सबसे पहले तो साहू को कैद से मुक्त कर दिया, ठीक है। और मराठाओं के प्रति इसने एक नीति और अपनाई थी कि मराठाओं को इसने सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया था, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया था। एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए। बहादुर शाह ने मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया,
सरदेशमुखी का अधिकार दिया, परंतु चौथ वसूलने का नहीं। परंतु चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। माइंड तेज था, अच्छा व्यक्ति था, कोई दिक्कत नहीं थी इसके लिए। अब कहानी क्या हुई, 1712 में इसकी मृत्यु हुई। अब जब 1712 में इसकी मृत्यु हुई तो फिर से एक प्रश्न आ गया कि उत्तराधिकारी कौन। अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, और इस बात को लेकर के इसके पुत्रों में संघर्ष छिड़ा। ठीक है, उत्तराधिकारी के तौर पर इसके पुत्रों में संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष की वजह से लगभग 10 सप्ताह तक इसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। डेड बॉडी रख के रखी बच्चों ने, कौन बनेगा राजा। लगभग 10 सप्ताह तक दिल्ली में इसकी बॉडी पड़ी रही, और 70 दिन बाद लगभग 10 सप्ताह तक जाने के बाद इसको दफन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, इसको दफन किया गया था। इसके जो पुत्र थे उन्होंने बहुत बड़ी इस संघर्ष के माध्यम से एक निर्लज्जता का परिचय दिया। क्या आप सोचिए खुद भी, कोई व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ ऐसा तो नहीं करता ना। तो इसके औलाद ने क्या किया, इस तरीके का इसके लिए कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो मैंने आपको बताया था कि इसको साहे बेखबर और शाह आलम जैसा खिताब दिया गया था। तो इतिहासकार था काफी खां। ठीक है ना, लिखिए, इसको लिखा देते हैं। काफी खां के अनुसार इसको क्या खिताब दिया गया था, साहे बेखबर। क्यों किया गया था, तो राजकीय कार्यों में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण। यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसकी मृत्यु पर सिडनी ओवेन ने यह कहा था। तो दोस्तों यहां जाके हम लोग कंप्लीट करते हैं कि ये एक ऐसा शासक हुआ जिस व्यक्ति के बारे में सिडनी ओवेन कहते हैं कि कुछ अच्छे शब्द, अच्छे वक्तव्य इसके बारे में बुलाए जा सकते हैं।
अब लंपट मूर्ख की बारी आएगी। तो कहानी क्या थी, अगला जो व्यक्ति तो आपको यहां समझना है, जो देखना है, वो आएगा कौन, जहांदार शाह। ज्यादा लंबे समय तक शासक नहीं रहेगा, साल भर के आसपास ही इसका शासन चलेगा। जहांदार शाह क्या था, इसको लंपट मूर्ख की उपाधि दी जाती है। इसकी उपाधि क्या थी, इसे कहा जाता है क्या, लंपट मूर्ख। और लंपट मूर्ख इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भोगविलासी था, शासन के प्रति उदासीन था, और बड़ा ही लापरवाह किस्म का आदमी था। इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई। नोट करिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे शासक बना था, तो ये जुल्फिकार खां की मदद से उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को परास्त करके क्या बना था, शासक बना था। जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जब शासक बना तो उत्तराधिकार का युद्ध था, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में इसके भाई थे रफीउस खान, अजीमुस खान और जहान खान। इनको पराजित कर 1712 में जहांदार शाह शासक बना। किसकी मदद से बना, तो जुल्फिकार खां की मदद से बना। इसके 3 भाई हुआ करते थे, इन भाइयों को पराजित करके, भाई युद्ध तो होना स्वाभाविक सी बात थी, ठीक है, और इन तीनों को इसने हटा दिया। जहानशाह था, ठीक है, और एक अजीमुस शान था, और एक रफीउस शान था। अब इसमें आपको याद रखना है कि आगे चल के आपको मुगल साम्राज्य में 2 गुट दिखाई देंगे, ठीक है। एक तो दिखाई देगा ईरानी गुट, आगे इनकी बात आएगी, और एक दिखाई देगा तुरानी गुट, ठीक है। तो ये जो ईरानी गुट है, इसमें से इस गुट का प्रमुख नेता हुआ करता था कौन, जुल्फिकार खां। ये ईरानी गुट का एक प्रमुख नेता था। आगे चल के इस गुट के बारे में भी बात करेंगे, और अब जाकर के धीरे धीरे वो किंग मेकर्स वाली एंट्री, सैयद बंधु भी यहां पर आएंगे। तो ईरानी गुट और तुरानी गुट, 2 चीजें आप लोगों को यहां पर समझनी है। ईरानी गुट और तुरानी गुट, और ये 1712 में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, क्योंकि ये 1712 में जुल्फिकार खां की मदद से शासक बना था, अतः इसने क्या किया, जुल्फिकार खां को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। जहांदार शाह ने वजीर बनाया
अपना किसको? जुल्फिकार खां को। जहांदार शाह क्या करता है, इस जुल्फिकार खां को अपने वजीर के पद पर नियुक्त कर देता है, क्योंकि इसकी मदद की थी इस बंदे ने पूरे तरीके से प्रॉपर वे में इसको राजा बनाने में। ठीक है। और इस जुल्फिकार खां के एक पिता थे। जुल्फिकार खां के कौन थे? पिता। और पिता जो थे इसके, उनका नाम क्या था? उनका नाम था असद खां। असद खां। ठीक है। अब इस असद खां को इसने क्या बनाया था? वकील बनाया था। वकील बनाया, वकील के पद पर दे दिया। तो दोनों बाप बेटे अब यहां पर थोड़े से हावी हो गए। एक वजीर के पद पर है और एक वकील के पद पर है। ठीक है। मैं आपको पहले, जब मैंने मुगल प्रशासन पढ़ाया है, तो आपको वकील क्या होता है, वजीर क्या होता है, इनके बारे में डिटेल आपसे चर्चाएं कर चुका हूं। आई थिंक सब कुछ आपके दिमाग में पूरे तरीके से क्या चल रहा होगा, फ्लो में चल रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब क्या हुआ, देखिए दूसरी कहानी क्या थी। असद खां, अशद खां लिखा है बेटा, असद खां। असद खां इसके पापा का नाम था। असद खां को वकील नियुक्त किया, और ये दोनों ही ईरानी गुट के प्रमुख व्यक्ति हो जाएंगे। दो गुट प्रभावी थे, मैंने आपको बताया, एक तुर्रानी गुट था और एक ईरानी गुट था। नहीं आ रहा क्या? फ्लो में समझ में नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? न्यू वालों को आ रहा है, पुराने वालों को भी आएगा। ईश्वर का ये आशीर्वाद है, आप लोगों का ये प्यार है कि जब मैं कोई क्लास लेता हूं तो बच्चे कभी ये नहीं कहते कि सर समझ में नहीं आ रहा। ये सब आपकी मोहब्बत का परिणाम है। ठीक है। और आई होप ये प्यार हमेशा इसी तरीके से बना रहे। चलिए, अब बात करते हैं आगे। वजीर बनने के बाद वजीर बनते ही जुल्फिकार खां ने क्या किया? शासन का पावरफुल हो गया। वकील भी है, उसका बाप और वजीर भी है, तो संपूर्ण शासन की बागडोर संभालनी। ठीक है। इसने क्या किया? संपूर्ण शासन की, वजीर बनते ही जुल्फिकार खान ने संपूर्ण शासन की बागडोर संभाल ली। और अब इस टाइम पर जब इसने संपूर्ण शासन की बागडोर संभाल ली, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने हेतु इसने संधियां की। क्या किया? संधियां की। संधियां की किनसे? मराठाओं से और राजपूतों से। इसने क्या किया? अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए मराठाओं से और राजपूतों से संधियां कर ली। अब इसने ही राजा जयसिंह जो था उसको मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। इसने क्या किया? जुल्फिकार खान ने इन संधियों के तहत आमेर, मिर्जा राजा की उपाधि, और इसके साथ में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। ये मराठाओं में पढ़ाया था आपको कंसेप्ट। ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति, कौन जिसके बारे में बात कर रहा था? अजीत सिंह। ये कौन था? अजीत सिंह।
अजीत सिंह को उपाधि दी किसकी? महाराजा की। और सूबेदार नियुक्त किया कहां पर? गुजरात पर। कहां पर सूबेदार नियुक्त कर दिया? गुजरात पर सूबेदार नियुक्त कर दिया। माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो उपाधि दी जाती है दिनेश, वो अब राजा तो जादरशाही है, लेकिन मैंने क्या कहा, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसने क्या किया था, मराठों से संधि की थी। और इन उपाधियों को आप जहांदार शाह के कॉन्सेप्ट पर भी गिन सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो जो पूरा माइंड गेम था वो इसी का था। आप जहांदार शाह लिख सकते हैं क्योंकि मोहर तो उसी की लगेगी भाई, इस बात को समझिए। अब किताबों में और एग्जाम में पॉइंट किस हिसाब से पूछा जाता है, तो आपको दोनों चीजों को याद रखना है। वास्तविक माइंड गेम, वास्तविक चीजों को क्रियान्वित करने वाला जहांदार शाह नहीं था। कौन था? जुल्फिकार खां था। लेकिन ये शासन में जहांदार शाह है, राजा जहांदार शाह है, तो आप ये बात भी कह सकते हो कि सर उपाधि जहांदार शाह के द्वारा मानी जाएगी, क्योंकि भाई अप्रूव तो यही करेगा, सिग्नेचर तो इसी के होंगे, साइन तो इसी के होंगे, वैलिड तो यही करेगा। लेकिन ये सारा कुछ गेम इस व्यक्ति का था, माइंड मैप इस व्यक्ति ने तैयार किया था इस बात का कि हमें इस तरीके से ये काम करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, बस इस बात को समझ लीजिए आप। लिखिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जुल्फिकार कहां है? शासन की संपूर्ण बागडोर को संभालने वाला है, और इसने क्या किया, अब ये वजीर के पद पे था। देन इसके बाद क्या होता है, इसने वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए इजारा व्यवस्था को लागू किया। अब इजारा व्यवस्था क्या है? राजस्व वसूली को ठेके पर देना। क्या होती है भैया इजारा व्यवस्था? इजारा व्यवस्था का मतलब होता है राजस्व वसूली को ठेके पर चढ़ा देना। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा किस शासक के समय या किस तरीके से, तो सौरभ वही रहेगा इसका कंसेप्ट। इजारा व्यवस्था मतलब राजस्व वसूली को ठेके पर दे देना, ठीक है। और क्या किया इसने कि अपनी जो ड्यूटी थी वो एक व्यक्ति को सौंप दी, ठीक है ना। जुल्फिकार खान ने अपना जो प्रशासनिक दायित्व था वो अपने एक निजी व्यक्ति को सौंप दिया था। अपना प्रशासनिक दायित्व सुभग चंद्र को सौंपा। यानी कि डॉक्यूमेंट में तो नाम मेरा ही है, लेकिन अब प्रशासन वजीर के तरीके से, हाँ देखो निसरत ने कितनी बात कही, वो तो लंपट मूर्ख था, वो क्या करेगा, भोग विलास में डूबा रहता था। तो इजारा व्यवस्था, ठीक है, इसने लागू की। और इस व्यवस्था ने, इसने किसानों का उत्पीड़न बढ़ाया। इस व्यवस्था ने किसानों का उत्पीड़न बढ़ाया। इसके अलावा जुल्फिकार खान ने एक काम और किया था यहां पर, कि जो जागीर बांटी जाती थी, ठीक है,
बेटा इजारा व्यवस्था का मतलब होता है राजस्व वसूली को ठेके पर दे देना कि हमें इतना चाहिए, ठीक है, और अब आप कितना वसूल करते हो, कैसे वसूल करते हो, इट्स योर प्रॉब्लम। तो इजारा व्यवस्था का मतलब होता है, मैंने स्पष्ट तो लिखा है, राजस्व वसूली ठेके पर देना ही क्या होता है, इजारा व्यवस्था होती है। अब जो ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया, किसानों का उत्पीड़न किया, शोषण किया, ठीक है। इसके अलावा अब इस जुल्फिकार खान ने क्या किया, मुगल साम्राज्य के पदों और जागीरों के बंटवारे पर भी रोक लगाई। साम्राज्य के पदों प्लस जागीरों के बंटवारे पर रोक लगाई। के बंटवारे पर क्या लगाया, रोक लगाई। यस, उसी तरीके से इजारा व्यवस्था होती है, ठीक है ना। लाल कुंवर नामक एक वेश्या थी, इस महिला के प्रभाव में ज्यादा रहता था ये, इसकी गर्लफ्रेंड थी ये, ठीक है। तो नाव में लेके जा रहा था इसको घुमाने के लिए, और इसने कहा क्या, कि मैंने लोगों को, मतलब लोगों से भरी हुई नाव को कभी पलटते हुए नहीं देखा। तो राजा ने आदेश दे दिया कि नाव को पलटवा दिया जाए। इस प्रकार का राजा था, ठीक है। तो ये क्या था, इस तरीके के लोग थे यार, ये मूर्ख आदमी थे, क्या ही शासन चलाएंगे, बताओ। तो ये लाल कुंवर नामक वेश्या के प्रभाव में ज्यादा रहता था, और इस महिला की वजह से ही बहुत काम किए थे इसके कटु कहने पर। तो इसने, मैंने आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण बताया कि ऐसी स्थिति इसके साथ में थी। इसके बाद कुछ एक दो काम और हुए, उनके बारे में बात कर लेते हैं, लिखिए आप फटाफट इसको। मराठाओं को चौथ प्लस सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया। उसमें शर्त लगा दी कि वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, बाद में मराठों को सौंप देंगे। मराठाओं के साथ ये पोजीशन की इसने आकर के, क्या किया, तुम यार लेट लतीफ बहुत हो, जल्दी लिखो फटाफट। वसूली कौन करेगा, मराठा अधिकारी करेंगे, ठीक है। मराठाओं में से एक व्यक्ति था राजाराम। राजाराम का एक पुत्र था जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय। इस व्यक्ति को
3,000 का मनसब दिया था और इस व्यक्ति को अनूप सिंह की उपाधि दी थी। अब इन घटनाओं को चाहे तो आप ये मान लो कि जुल्फिकार खां कर रहा है, या आप ये मान लो कि जादर शाह कर रहा है। दोनों ही बातें एक जैसी हैं। मैंने आपको समझा दिया कि उसको तो उस महिला से ही फुर्सत नहीं थी। इसके अलावा बाकी के कंसेप्ट सेम थे। जो छत्रसाल था और जो जाट राजा चूड़ामन था, उनके साथ संबंध वैसे ही रखे, और जो पंजाबी थे, बंदा बहादुर और वो जो लोग थे, उनके साथ भी संबंध वैसे ही रखे, दमनकारी नीतियां अपनाई इस तरीके से। तो सिखों के दमन के प्रति रहे। मराठाओं के साथ में ये कंसेप्ट था। साम्राज्य की स्थिति ये हुई। अजीत सिंह को कहा गुजरात में, जय सिंह को कहा मालवा में सूबेदार नियुक्त किया, उपाधियां दी, मिर्जा की उपाधि दी, महाराजा की उपाधि दी, देवाजी शिवाजी द्वितीय को 3,000 का मनसब दिया, अनूप सिंह का खिताब किया। अब एक व्यक्ति जो काफी का लिखते हैं इनके इतिहास के बारे में, वो एक स्टेटमेंट देके गए। क्या देके गए? जहांदार शाह के शासनकाल, कौन कहते हैं? काफी खां कहते हैं। काफी का क्या कहते हैं भैया इसके बारे में? इन्होंने एक बात कही थी कि जो नया शासनकाल था, नया जो शासनकाल था वो चारणों एवं गायकों, नर्तकों, चारणों एवं गायकों, नर्तकों और नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था। चारणों एवं गायकों, नर्तकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के अनुकूल था। मैंने बताया ना, क्योंकि वो उस महिला के प्रभाव में था और पूरे दरबार में बस नाच गाने के प्रोग्राम ही चलते रहते थे, दिन भर भोग विलास में डूबे रहना। तो इस तरीके की ये जो पोजीशंस थी, ये आपको यहाँ पे समझनी है। ठीक है, अब क्या कहानी होगी, कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, वही लिखाया है दिनेश, आप लिखिए इसको फटाफट। आप सुनिए, आप एक करेक्टर के पास चलेंगे पीछे। मैंने आपको बताया था करेक्टर है अजीमुशान। इस व्यक्ति ने एक औलाद पैदा की थी, उस औलाद का नाम था फर्रुखशियर। अजीमुशान के पास लेके आया मैं आपको। अजीमुशान का बेटा है कौन? फर्रुखशियर। अब ये फर्रुखशियर एक गेम रचेगा। क्या करेगा? सुनिएगा ध्यान से। फर्रुखशियर, अब पहले तो दिमाग में यस करके बताओ फर्रुखशियर क्या हुआ। कोई बात नहीं। फर्रुखशियर कौन है? अजीमुशान का बेटा। अजीमुशान कौन था? जहांदार शाह का भाई। जो जहांदार शाह अपने भाई अजीमुशान को उत्तराधिकार के युद्ध में जुल्फिकार खां की मदद से हरा करके राजा बना था। नहले पे धेला ठोक दिया किसने? फर्रुखशियर ने। फर्रुखशियर क्या करेगा? इसी जुल्फिकार खां और इसके बाप असद खां को अपनी तरफ मिलाएगा और मिलाकर के क्या करेगा? इस जहांदार शाह की हत्या करवा देगा। क्या करवा देगा? हत्या करवा देगा। आप सुनिएगा, पहले इसने दो व्यक्ति और थे। एक तो पटना में सूबेदार था सैयद हुसैन कुली खां, और एक सैयद अब्दुल्ला खां था जो उसका बड़ा भाई था, जो सैयद बंधुओं के नाम से जाने जाएंगे।
और ये इलाहाबाद में था। कौन? अब्दुल्ला। और कुली खां कहां था? पटना में। इन दोनों को लिया साथ में, फर्रुखसियर मिलेगा अब इनके साथ में। तो सुनिए अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया फर्रुखसियर ये कौन था? अजीमुश शान का पुत्र था। अब अजीमुश शान के बारे में तो आप जानते हैं, इसने क्या किया? मदद ली। मदद किसकी ली? एक तो हुसैन कुली खां की ली, सैयद हुसैन कुली खां। और एक सैयद अब्दुल्ला। ये इसका बड़ा भाई था। ये अब्दुल्ला इलाहाबाद में था और ये व्यक्ति पटना में गवर्नर था। इनकी मदद ली, इन लोगों ने गेम प्लान रचा, प्लानिंग करते हैं भाई साहब। अब इनके सहयोग से इसको मदद लेकर के फर्रुखसियर ने शासन से, सत्ता से हटाना चाहा। कैसी बात कर दी आपने, बहुत बढ़िया। मदद ली और इस मदद के माध्यम से क्या हुआ? अपदस्थ करना चाहा किसको? जहांदार शाह को। इसने अपदस्थ करना चाहा जहांदार शाह को, और जब जहांदार शाह को इसने अपदस्थ करना चाहा तो 1713 के आसपास, 1713 के आसपास एक युद्ध हुआ। और इस युद्ध में फिर क्योंकि इनकी प्लानिंग्स तो थी, इन्होंने क्या किया कि एक युद्ध हुआ और फिर इन्होंने इस युद्ध के बाद जुल्फिकार खां और असद खां दोनों बाप बेटों को भी अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया और अपने साथ मिला लिया। तो वो जो जिसको जुल्फिकार खां जहादर शाह को शासक बनवा के गया, वही बाद में इसको मरवा देता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि आसपास युद्ध हुआ और इसी समय जुल्फिकार खां प्लस अशद खां, ठीक है, इनके सहयोग से हत्या करवा दी। किसकी? जहांदार शाह की। इस तरीके से इसका शासन समाप्त। दी एंड। कोई मतलब नहीं बचा इस व्यक्ति का अब आगे कुछ भी करने का। ठीक है, किस तरीके से अब ये पूरा शासन हुआ। हमने आज दो शासक पढ़े बहुत बढ़िया तरीके से, आपने बहुत अच्छा सहयोग किया मेरा। फर्रुखसियर शासन में आएगा और ये दो भाई इतिहास में सैयद बंधुओं के नाम से फेमस होंगे। इनके माध्यम से आपकी क्लास आगे बढ़ेगी कल सुबह। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। 5 डेज की डेमो क्लास इस बैच में मैंने आपके लिए रखी है। चाहते हैं पूरा इतिहास इसी तरीके से बोर्ड पर पढ़ना बोर्ड पर पढ़ करके कंप्लीट करना, तो आप इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी फीस 8,500 है। थोड़ा बहुत अगर आप नीडी हैं तो आपको अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। आफ्टर 5 डेज इस बैच में किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। ठीक है, आफ्टर 5 डेज इस बैच में छठवें दिन की जिस दिन क्लास आएगी तो सिर्फ और सिर्फ इसमें यही रहेगा। बेटा विजयनगर साम्राज्य वाली क्लास कल से चालू होगी। कल से
इस क्लास का समय 12 बजे चला जाएगा और विजयनगर साम्राज्य वाली क्लास आपके बैच में 10 से 11:30 में आ जाएगी। आज एक क्लास सिर्फ इसलिए ले रहा हूं, अभी मुझे कहीं जाना है अर्जेंटली, और 4 बजे अनअकैडमी पे मुलाकात करेंगे। तो अनअकैडमी की क्लास कब होगी? 4 बजे होगी। एक पूरा टेस्ट लेंगे 4 से 7 में 3 घंटे। तो मुझे कहीं जाना है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ये क्लासेस अभी लाइव में है। आज शाम को आकर के मैं कल वाली और आज वाली दोनों क्लासेस कंटेंट में ऐड कर दूंगा, रिकॉर्डेड आप लोगों को ये मिल जाएंगी। तो धन्यवाद आप सबके लिए। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी और प्रयास करिएगा इस बैच को परचेज करने का, इस बैच में जुड़ने का, ताकि आपको नोट्स, पीडीएफ और भी जो इस बैच में मिलने वाली चीजें हैं वो लगातार बदस्तूर मिलती हुई चले जाएं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।